लिक्विड सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चल रहा था हमारा। उसमें 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें से 3 हम लोग पढ़ चुके थे, RLBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम देखने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो अब शुरू करते हैं, देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए पहले डायग्राम समझना। सपोज करो कि एक कंटेनर है और कंटेनर में बीच में एक वॉल है ना। फिलहाल ये वॉल बिल्कुल क्लोज्ड है, कुछ भी इससे पास नहीं करता है फिलहाल। और जो लेफ्ट साइड का पार्टीशन है और जो राइट साइड का पार्टीशन है, तो आप सपोज करो कि लेफ्ट साइड वाले में पड़ा हुआ है सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन का मतलब हुआ, ऑलरेडी हम सॉल्यूशन पढ़ ही रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि हमारे पास लिक्विड है, सॉल्वेंट है और उसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी हम पढ़ते हैं उसमें सॉल्वेंट होता है वोलाटाइल और जो सॉल्यूट हम ऐड करते हैं वो नॉन वोलाटाइल होता है। तो इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है और जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट है उसी सॉल्वेंट को प्योर फॉर्म में यहाँ पे लिया गया है, यानी यहाँ पे केवल प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, और बीच में बंद है, बीच में बंद है, बिल्कुल अच्छे से बंद है बीच में। और दोनों में सपोज करो तुमने लिक्विड भर दिया है, जो भी भरा हुआ है वो बिल्कुल सेम हाइट तक है। ठीक है, समझना ध्यान से, दोनों में लिक्विड जो है वो सेम हाइट तक है। इसमें प्योर सॉल्वेंट है और इसमें सोल्यूशन है। देखो बच्चों, अगर मान लो अचानक से ये जो पार्टीशन है इसके जगह पे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लेते हैं, SPM। SPM किसे बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या खासियत होता है? ये सॉल्यूट के पार्टिकल को खुद से क्रॉस होने नहीं देगा। अगर मान लो ये शरबत है, पानी और चीनी का मिक्सचर है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन चीनी का जो कण है, चीनी का जो पार्टिकल है वो क्रॉस करने वाला नहीं है। इसे सॉल्यूट पास नहीं करेगा, लेकिन सॉल्वेंट हमारा पास कर जाएगा। सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट भी जा सकता है, राइट से लेफ्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो हम ये नोटिस करते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आता है और यहाँ पे सॉल्वेंट का पैसेज अलाउ होता है, तो हम नोटिस करते हैं कि ओवरऑल, ध्यान देना किस वर्ड की बात कर रहे हैं, ओवरऑल। अगर यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट भी जाएगा, राइट से लेफ्ट भी आएगा, लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि ओवरऑल सॉल्वेंट जो है वो राइट से लेफ्ट की ओर मूव करना शुरू कर देता है। कहने का मतलब सॉल्वेंट का ओवरऑल माइग्रेशन जो होता है वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की ओर होता है। और इस माइग्रेशन की वजह से ये वाला हाइट जो है बच्चों पानी का, लिक्विड का, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये वाला हाइट घटना शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। और जैसे ही दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, जैसे ही दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, तुम ये कमेंट कर सकते हो, गैसेस स्टेट चैप्टर में पढ़े होगे, तुम ये कमेंट कर सकते हो कि अगर इन दोनों लिक्विड के, है ना, अपर जो लेवल है उन दोनों में अगर H हाइट का डिफरेंस आया, किस हाइट का डिफरेंस आया? H हाइट का डिफरेंस आया। ठीक है, इसमें ये चढ़ गया H हाइट ऊपर इसकी तुलना में, है ना। तो दोनों के लेवल में अगर H हाइट का डिफरेंस है तो हम ये कमेंट करेंगे कि लेफ्ट साइड वाले सॉल्यूशन वाले हिस्से पे एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, और वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इस H हाइट के करेस्पॉन्डिंग होगा। और H हाइट के करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होता है उसे हम गैसेस स्टेट चैप्टर में पढ़े थे, ρGH, चाहे HDG। H हो गया हाइट, G पता ही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और जो D है, चाहे जो रो है, वो डेंसिटी होता है इस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो क्या बोले हम, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को तुम कांटेक्ट में रखते हो बट सेपरेटेड बाय SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम ये नोटिस करते हैं कि ओवरऑल सॉल्वेंट जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है, चाहे सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में आता है। ओवरऑल माइग्रेशन दोनों साइड में होगा, लेफ्ट टू राइट भी होगा, राइट टू लेफ्ट भी होगा, लेकिन लेफ्ट से राइट जाने का जो रेट होगा उसकी तुलना में राइट से ज्यादा सॉल्वेंट लेफ्ट साइड में आएगा। अब कॉमन सेंस से सोचो, मान लो यहाँ शरबत रखा हुआ है और बीच में तुम कोई ऐसा कपड़ा रखे हो जिससे पानी तो क्रॉस कर सकता है, चीनी क्रॉस नहीं कर सकता है, और यहाँ पे तुम प्योर वाटर रखे हो, तो कुछ देर के बाद क्या होगा? ये जो पानी है ये मीठा हो जाएगा, है ना, ये स्वीट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है क्योंकि चीनी तो क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ तुम ये कमेंट करोगे कि ये तो फीका जरूर हो जाएगा। ऑलरेडी शरबत बना हुआ है, तुम उसको पानी के कांटेक्ट में रखोगे
तो कुछ देर के बाद जब दोनों इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगा तो ये शरबत और मीठा होता नहीं जाएगा, ये फीका होता जाएगा धीरे 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 धीरे, इसका टेस्ट जो है वो फीका होता चला जाएगा। ठीक है, सोच के देखो, अगर मान लो यहाँ पे ये जो प्रूफ होता है ये केमिकल पोटेंशियल से प्रूफ होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर टाइम रहा तो हम उस चीज का प्रूफ जो है उसका करके अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रूफ होता है और हम लोग वो चीज पढ़ना नहीं है, मेडिकल में तो एकदम नहीं पढ़ना है, जेई एडवांस के लिए भी उसको पढ़ना नहीं है, जो भी हम बता रहे हैं उसको डायरेक्ट सीखना है। ठीक है, तो देखो हम क्या बोले, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को जब तुम एक साथ रखते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड, तो हम ये नोटिस करते हैं कि ओवरऑल सॉल्वेंट जो है वो माइग्रेट करता है सॉल्यूशन वाले साइड में, और माइग्रेट करने की वजह से दोनों के लिक्विड के हाइट में जो डिफरेंस आएगा, चाहे यू बोलो कि माइग्रेशन की वजह से जो सॉल्यूशन साइड में एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा, जो सॉल्यूशन साइड में एक्सेस प्रेशर डेवलप होगा उसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर हमें इसका डेफिनेशन लिखना हो तो इस साइड लिख देते हैं, वैसे एक और डायग्राम बनाना था, इस साइड लिख देते हैं, लिख रहे हैं व्हेन प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन are present in a container separated by semi permeable membrane, है ना, separated by semi permeable membrane, then we observe an overall, है ना, we observe an overall migration of solvent to the solution side। ठीक है ना, सॉल्वेंट जो है सॉल्वेंट दोनों में है, लेकिन सॉल्वेंट सॉल्यूशन की ओर जा रहा है, माइग्रेशन जो है सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की ओर हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल, बार बार बोल रहे हैं ओवरऑल। अगर मान लो जेई में पूछता है कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर ही माइग्रेट करता है तो तुम बोलोगे गलत, माइग्रेशन दोनों साइड में होता है, लेकिन ओवरऑल किधर होता है, नेट किधर होता है, तो तुम बोलोगे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड में होता है। ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट टू दी सॉल्यूशन साइड। फिर क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक्सेस प्रेशर डेवलप्ड to the solution side due to this migration। ये जो भी माइग्रेशन है, इसी माइग्रेशन को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तुम ऐसा लिख सकते हो कि when pure solvent and its solution are present in a container separated by SPM, then we observe an overall migration of solvent to the solution side। चाहे लिख सकते हो overall migration of solvent from solvent side to solution side, ऐसा भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, overall migration of solvent कॉमा फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ऐसा भी ऐड कर सकते हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्यूशन साइड में जो एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कमांड हो गया इस पे, इस डेफिनेशन पे समझ में आ गया। एसपीएम से सेपरेटेड होगा, ओवरऑल राइट से लेफ्ट की ओर, चाहे प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर सॉल्वेंट का माइग्रेशन होगा, इस माइग्रेशन को बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्यूशन वाले कंटेनर में जितना एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक्सेस प्रेशर डेवलप्ड टू द सॉल्यूशन साइड, है ना, ड्यू टू दिस माइग्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक लाइन यहां पे ऐड कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना, एंड ओवरऑल माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन साइड। और यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, चाहे यहाँ पे और करके क्या लिख सकते हो, किसी को क्या लिख सकते हो, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड टू द solution side
ड्यू टू ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्यूशन में जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां तक कमांड हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो दोनों साइड सॉल्यूशन ही रहता, अगर दोनों साइड सॉल्यूशन ही होता लेकिन एक साइड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन लो होता और एक साइड हाई होता, तो तुम क्या बोलोगे? फिर से माइग्रेशन होगा। कब तक? जब तक कि दोनों साइड कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। एक साइड शरबत है जो कम मीठा है और एक साइड शरबत है जो बहुत ज्यादा मीठा है। ठीक है, तो फिर से अगर एसपीएम से सेपरेटेड रखोगे तो फिर से वाटर का माइग्रेशन शुरू होगा दोनों साइड। कब तक होगा? जब तक कि दोनों बराबर मीठा ना हो जाए, क्योंकि जब दोनों कांटेक्ट में है तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस से तुम बता सकते हो, मैथमेटिकली भी प्रूफ होता है, तुम कॉमन सेंस से ही बता सकते हो कि दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो कुछ देर के बाद दोनों का दोनों बराबर मीठा हो जाएगा, दोनों का स्वीटनेस जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो उस समय दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, है ना। तो यहां भी ऑस्मोसिस होता है। अगर हम कंसंट्रेशन को अलग अलग कर दें तो वहां भी ऑस्मोसिस होता है, जिसको अभी हम समझाएंगे। इसको पहले आप लोग नोट कर दिए। देखो बच्चों, अब इसमें थोड़ा चेंज ला रहे हैं हम लोग। मान लीजिए दोनों साइड सॉल्यूशन ही है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है और राइट साइड में हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है। अब कमेंट करो कि जो माइग्रेशन होगा सॉल्वेंट का वो किधर से किधर होगा, लेफ्ट से राइट होगा या राइट से लेफ्ट होगा, है ना। दोनों का दोनों इक्वल है मान लो शुरू में। ठीक है, तो कॉमन सेंस से बताओ। क्रॉस क्या कर रहा है? पानी कर रहा है। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे आंसर कर देता है कि सर जो सॉल्वेंट का माइग्रेशन होगा वो हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर होगा। पहले से रटा हुआ है हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, है ना, हर चीज में। तो यहां भी बोल देगा हाई टू लो। एकदम गलत। सोचो कैसे। अगर मान लो वाटर हाई वाले से लो वाले में गया, सोचना जरा, कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। और मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, अगर हाई कंसंट्रेशन में से पानी को तुम लो कंसंट्रेशन में भेजोगे तो लेफ्ट साइड में जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम घटेगा। अगर वॉल्यूम घटेगा, ये वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन तो बढ़ जाएगा और ये पहले से हाई है। तो तुम जो आंसर किए कि हमारा जो पानी है सॉल्वेंट है वो राइट से लो जाएगा, हाई से लो जाएगा, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा करने से जो हाई कंसंट्रेशन है वो और हाई हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है? पानी का जो ट्रांजिशन है, चाहे जो भी सॉल्वेंट हो, बेंजीन हो चाहे कुछ भी हो, उसका ट्रांजिशन लेफ्ट टू राइट चाहे राइट टू लेफ्ट तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों साइड कंसंट्रेशन जो है बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। कंसंट्रेशन इक्वल कैसे होगा? कंसंट्रेशन इक्वल तब होगा जब ये हाई कंसंट्रेशन घटे, और इस हाई कंसंट्रेशन को घटाने के लिए हमें वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, क्योंकि जो मोल है सॉल्यूट का, सॉल्यूट तो एसपीएम से पास ही नहीं कर सकता है। हमारा जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर सकता है। क्रॉस करेगा केवल सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के क्रॉस करने से वॉल्यूम चेंज होता है। तुमको ये हाई कंसंट्रेशन अगर लो करना है तो तुम्हें इस वॉल्यूम को बढ़ाना होगा, और वॉल्यूम लेफ्ट साइड का बढ़ेगा कैसे? जब राइट साइड से सॉल्वेंट लेफ्ट साइड में आएगा, है ना। कहने का मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जब सॉल्वेंट जाएगा तब जाकर इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ सकता है। अब जरा लो वाले को चेक करो। जब राइट से लेफ्ट में आएगा सॉल्वेंट, जब राइट से लेफ्ट में आएगा तो इसका वॉल्यूम घटेगा। सॉल्वेंट जा रहा है, सॉल्वेंट, वाटर जा रहा है, सॉल्यूट नहीं, तो इसका वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम घटेगा, ये वॉल्यूम अगर घटेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो लो था वो बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है। जो हाई था वो लो हो रहा है, जो लो था वो हाई हो रहा है। कब तक होगा? जब तक कि दोनों आपस में इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों इक्वल होगा, है ना, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा। और जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा तो ये एच हाइट तब तक अटेन कर चुका होगा। पहले दोनों बराबर था लेवल, और ये एच हाइट अटेन कर लिया। एच हाइट के करेस्पॉन्डिंग जो भी प्रेशर होगा उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन C1 है और जो हाई कंसंट्रेशन है उसका C2 है। बाद में हम ऑस्मोटिक प्रेशर को C1 और C2 के टर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम सिंपली प्रेशर को इस हाइट से रिलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑल्सो इफ टू solutions of different concentration are present in the container separated by SPM,
है ना। अगर दो सॉल्यूशन है जिसका कंसेंट्रेशन अलग अलग है, वो कंटेनर मौजूद है सेपरेटेड बाय एसपीएम, ठीक है, देन सॉल्वेंट विल ओवरऑल माइग्रेट फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है, ओवरऑल लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई की ओर, माइग्रेट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पहले लगा हुआ है ऑलरेडी, दिस इज अगेन, सॉरी अगेन लिख देते हैं, दिस इज अगेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। और फिर से वही लाइन, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड टू दी, इस बार किधर डेवलप हुआ प्रेशर बच्चों, लो कंसेंट्रेशन में या हाई में, तुम बोलोगे हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में, एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप्ड टू दी हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन साइड due to osmosis is called osmotic pressure, ठीक है। क्या सीखे, जब लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन हाई कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन को एसपीएम से सेपरेटेड हम रखते हैं, तो सॉल्वेंट का ट्रांसफर हाई से लो की ओर नहीं होता है, हाई से लो की ओर ओवरऑल नहीं होता है, होने को तो दोनों साइड होगा, लेफ्ट टू राइट भी, राइट टू लेफ्ट भी, लेकिन ओवरऑल सॉल्वेंट जो है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की ओर माइग्रेट करता है, भागता है। इस घटना को भी हम ऑस्मोसिस बोलेंगे, और इस ऑस्मोसिस की वजह से भी जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होगा हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन के साइड में, उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। नोट करो पहले इतना। देखो बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को एक और तरीके से आप समझ सकते हो, दो तरीका तो हम लोग सीख लिए, दो अलग अलग केस में। अब देखो, मान लो कोई तुमको बोले कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को हमको रोकना है, तो तुम क्या करोगे, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को अगर रोकना है, हम नहीं चाहते कि ओवरऑल इधर माइग्रेशन हो, तो जितना प्रेशर इधर डेवलप हुआ है उतने प्रेशर से इसको दबाओ, ऊपर से कंप्रेस करो। तो अगर उतना प्रेशर अगर तुम यहाँ पे लगाओगे ऊपर से, तो ये लिक्विड नीचे जाना शुरू होगा और ये ऊपर भागना शुरू होगा, सॉल्यूट तो क्रॉस कर नहीं सकता है, तो हमारा सॉल्वेंट लेफ्ट से राइट की ओर भागेगा, है ना। कब तक, जब तक कि पुराने वाले सिचुएशन में हमारा सोल्यूशन ना चला जाए। मान लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे 5 एटीएम का डेवलप हो गया, 5 एटीएम बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मान लो डेवलप हो गया, लेफ्ट साइड में ऑस्मोटिक प्रेशर 5 एटीएम का डेवलप हो गया, 5 एटीएम का डेवलप हुआ, अगर तुम ऊपर से 5 एटीएम, एग्जैक्ट 5 एटीएम का प्रेशर लगा दो, ठीक है, एग्जैक्ट अगर जितना प्रेशर डेवलप हुआ एग्जैक्ट अगर उतने ही का प्रेशर लगा दो, तो ऑस्मोसिस का प्रक्रिया रुक जाएगा। अगर उससे ज्यादा का प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा, अगर उससे ज्यादा का प्रेशर लगाओगे तो अब ये लिक्विड उल्टा भागना शुरू करेगा और इधर हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऑस्मोसिस की वजह से यहाँ 5 एटीएम का प्रेशर क्रिएट हो गया, अगर तुमसे पूछें कि लेफ्ट साइड में मिनिमम कितना प्रेशर लगा है कि ऑस्मोसिस का प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाए, तो तुम बोलोगे मिनिमम लगाएंगे 5 एटीएम का प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, है ना, कैसे, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू दी, पुराने वाला डायग्राम में जब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन था तो सॉल्यूशन ऊपर गया था तो सॉल्यूशन के साइड में लगाएंगे, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू दी सॉल्यूशन साइड, और इस वाले केस में किधर लगाएंगे, तो ये लिक्विड ऊपर गया है तो हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन में लगाएंगे, है ना, अप्लाइड टू दी सॉल्यूशन साइड इन फर्स्ट डायग्राम, है ना। फर्स्ट डायग्राम को हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट केस, पहले वाले डायग्राम के नीचे फर्स्ट केस लिख देना और इसके नीचे सेकंड केस लिख देना। मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड इन फर्स्ट केस और टू दी हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड इन सेकंड केस, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड, हायर वाले में लगाए थे, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड इन सेकंड केस टू स्टॉप ऑस्मोसिस, है ना, इज कॉल्ड
ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर लगाया जाता है, या तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के साइड में, नहीं तो पुराने डायग्राम में सॉल्यूशन के साइड में, है ना, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग पाई से। तो पाई बराबर क्या होगा, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का हेडिंग दिए थे, है ना, नंबर 4 में, यहाँ पे, यहाँ ब्रैकेट में पाई लिख देना। तो पाई बराबर होगा क्या बच्चों, तो प्रेशर कितना डेवलप हो रहा है, यही वो प्रेशर है ना, इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगर मान लो डेंसिटी डी है ना, डेंसिटी मान लो स्मॉल डी है, चाहे पुराने डायग्राम में भी सॉल्यूशन का डेंसिटी स्मॉल डी था, तो हम बोलेंगे पाई बराबर एच डी जी। ठीक है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लेफ्ट वाले साइड में, चाहे हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड में, चाहे सॉल्यूशन साइड में, डेवलप्ड एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो तुम पढ़े हो बचपन में कि इस हाइट के द्वारा प्रेशर कितना लगेगा, एच डी जी, चाहे रो जी एच भी पढ़ते हो, है ना, इसी को हम लोग फिजिक्स में रो जी एच बोलते हैं, जहाँ पे रो चाहे डी जो है वो क्या है, वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, किसका, है ना, जब दोनों साइड सॉल्यूशन हो तब किसका डेंसिटी है, तो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का डेंसिटी है। ठीक है, पुराने डायग्राम में सिंपली वो सॉल्यूशन का डेंसिटी है। जी पता ही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एच हो गया जो भी ये हाइट अटेन कर रहा है। ठीक है, और क्या बात बताया बच्चों, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए तुम जो मिनिमम प्रेशर लगाए उसे बोले ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर इस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, अगर हम इस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, तो जो सॉल्वेंट है ना, वो उल्टा माइग्रेट करना शुरू कर देगा, हाई से लो की ओर जाने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो लिखवाते हैं, इसको प्लेन नोट कर लो, लिख लिया बच्चों। अब देखो ऑलरेडी समझा चुके हैं, और यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस को लिख दिया है हमने, समझा देते हैं फिर से। क्या बोले, अगर हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, चाहे पुराने डायग्राम में सॉल्यूशन के साइड ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दें, तो सॉल्वेंट का जो माइग्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर होगा, चाहे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर होगा। इस घटना को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इफ प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू दी सॉल्यूशन साइड और हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन साइड, देन solvent will migrate overall from higher concentration solution to lower concentration solution, चाहे क्या, और ये पे लिख सकते हो पुराने डायग्राम में हायर टू लोअर, तो इस डायग्राम में ना, पुराने डायग्राम में क्या होगा, और फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखो, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, मान लो पुराना डायग्राम फिर से लेते हैं, डायग्राम ये दोबारा नहीं बनाना है, डायग्राम ऑलरेडी बन चुका है। ठीक है, तो मान लो वही पुराना डायग्राम लेते हैं, पुराने डायग्राम में क्या था, इस साइड में सॉल्वेंट था और इधर क्या था, तो इधर हमारा सॉल्यूशन था। तो अगर मान लो तुम प्रेशर बढ़ा दिए यहाँ से, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो ये नीचे भागेगा तब तक जब तक कि बराबर ना हो जाए, और उससे और ज्यादा प्रेशर करोगे तो फिर जो हमारा है ना, मान लो कि यहां से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, प्रेशर जो कि बड़ा है पाई से। ठीक है, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे वो बड़ा है किससे, पाई से, ऑस्मोटिक प्रेशर से बड़ा है। तो जो माइग्रेशन है सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट साइड में हुआ, चाहे हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की ओर हुआ। ठीक है, तो देखो तो क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, ये प्योर वाटर है और ये मान लो शरबत है, चीनी पानी का मिक्सचर है। तुम यहाँ से प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो जितना प्रेशर बढ़ाओगे पानी उधर भागेगा, जितना भागेगा इसका कंसंट्रेशन और बढ़ता चला जाएगा, और प्रेशर बढ़ाओ और पानी भागेगा, और प्रेशर बढ़ाओ और पानी भागेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सॉल्वेंट तुम लेफ्ट साइड का सारा राइट साइड में ट्रांसफर कर दिए। तो जैसे तुम लेफ्ट का सारा सॉल्वेंट राइट साइड में ट्रांसफर कर दिए, सॉल्वेंट इधर बच गया, सॉल्वेंट जो है वो इधर बच गया, और जो भी यहाँ पे सॉल्वेंट था ये चला गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते हैं पानी को शुद्ध करने में, है ना, एक तरह से फिल्ट्रेशन ही है। पानी को शुद्ध करने में इस प्रक्रिया को हम इस्तेमाल करते हैं, समंदर सी वाटर को प्यूरिफाई करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। कैसे, सोचो जरा, इधर गंदा पानी भर लो और इधर साफ पानी है मान लो। अब तुमको गंदे पानी में से गंदगी हटाकर
पानी को एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो तुम क्या करोगे, प्रेशर यहाँ से बढ़ाओगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाओगे। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे इधर का जो गंदा पानी है उसका गंदगी लेफ्ट साइड में ही रहेगा, लेकिन जो वाटर है प्योर वाटर वो राइट में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाते गए सारा पानी अगर राइट हैंड साइड में चला गया, सारा नहीं भी गया 50% ही गया, तो कम से कम तुम 50% इसमें से प्योर वाटर एक्सट्रैक्ट कर तो लिए ना। फिर वो जो प्योर वाटर आता है उसका बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है बैक्टीरिया वैक्टीरिया मारने के लिए, लेकिन गंदगी जो है, जो सॉल्यूट है, उसको हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, केवल पानी यहाँ से क्रॉस कर गया। ठीक है, तो फुटानी है बस ये, है ना, बस ये छानना है इसको। अगर तुम ऐसे पकड़ के मान लो कि ऊपर से बंद कर दिया और इसको ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे उल्टा, तो बीच में, है ना, बीच में फिल्टर आ गया, और क्योंकि ऊपर में लिक्विड पे प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे पे कम होगा, तो ये छनाता चला जाएगा, है ना, फिल्टर होता चला जाएगा और नीचे में हमको प्योर मिल जाएगा। तो वहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा है प्रेशर को ये करने का, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने का, और यहाँ पे थियोरेटिकली तुम प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो सेम ही चीज़ है ना, इसी का एप्लीकेशन है। तुम नोटिस किए होगे कि जो आरओ वगैरह जो रहता है उस पर लिखा रहता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस ऐसा लिखा रहता है। तो ये सेम टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं इसको, सेम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है प्योरीफाई करने में। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देना, रिवर्स ऑस्मोसिस is used to purify sea water। सी वाटर ही नहीं, टंकी का वाटर भी, है ना, जो कि आरओ वगैरह में प्यूरिफाई हो रहा है। नोट कर लो पूरा, ये डायग्राम भी नोट कर लेना इस बार, क्योंकि ये डायग्राम जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का डायग्राम हो गया, है ना, ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस, नोट कर लो। अब देखो बच्चों, जो समझाते हैं वो समझना। ठीक है, देखो, मान लो कि जो हमारा सोल्यूशन था, लिक्विड सोल्यूशन, उसको हम कमरे में जो गैस है उससे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर का मेन फार्मूला हमारा आने वाला है। जो भी हम समझाएंगे वो इसका रियल डेरिवेशन नहीं है, फिर से बता रहे हैं। रियल डेरिवेशन जो होता है वहाँ से इस चीज़ को प्रूफ किया जाता है। क्योंकि हमें रियल डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, तो हम इस जो प्रूफ किया गया वहाँ पे उसी को यहाँ थियरी की तरह बोल के डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देंगे। तो एक तरह से तुम लोग को बस उल्टा समझा दिया गया, लेकिन हम लोग को उतना ही पढ़ना है, न्यूमेरिकल उस पर करना है ना। तो इसी तरीके से समझो अच्छे से। देखो क्या बोल रहे हैं हम, अगर मान लो कि जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है उसको कमरे में मौजूद गैस से हम कंपेयर कर रहे हैं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं, जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट, उसको रिप्लेस कर दो गैस के पार्टिकल से। जो सॉल्यूट है उसको रिप्लेस कर दो गैस के पार्टिकल से, और जो सॉल्यूट के चारों तरफ सॉल्वेंट है, चीनी जिस वाटर में घुला है तो उसके चारों तरफ पानी का मॉलिक्यूल होगा। तो सॉल्यूट के चारों तरफ जो सॉल्वेंट पड़ा हुआ है उसको कंपेयर करो जो गैस में, गैस के पार्टिकल के चारों तरफ एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह जो होता है। क्या बोले, जो सॉल्यूट है उसको गैस के पार्टिकल से कंपेयर करो, और जो सॉल्वेंट है उसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी स्पेस जो गैस में होता है उससे। तो हम चाहें तो ये जो हमारा ये जो हमारा सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है, इसमें हम P बराबर nRT लगा सकते हैं। इनफैक्ट लग जाता है, जो रियल हमारा फॉर्मूला होता है उससे ये प्रूफ हो जाता है कि हम चाहें तो ये जो लिक्विड सोल्यूशन है, बशर्ते कि ये डाइल्यूट हो, ध्यान देना, डाइल्यूट सोल्यूशन हो। अगर ये डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हम चाहें तो इसको किसी गैस से कंपेयर कर सकते हैं, और गैस से कंपेयर करके जब तुम गैस का प्रेशर निकालोगे तो वही प्रेशर लिक्विड सोल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर का रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, ये प्रूफ किया जाता है। रियल जो पढ़ाया जाता है, रियल जो थियरी है, वहां इस चीज को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, हम लोग इस चीज को डायरेक्ट तुमको बता रहे हैं। क्या बताएं हम तुमको, कि अगर हम लिक्विड सोल्यूशन को एक गैस से रिप्लेस करें, कैसे रिप्लेस करें, सॉल्यूट को गैस पार्टिकल से, और जो एम्प्टी स्पेस है, जो सॉल्वेंट है उसको गैस में मौजूद एम्प्टी स्पेस से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस पे लगाएं P बराबर nRT, तो जो भी प्रेशर आएगा यहाँ से वो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लिख देते हैं, तुम लोग उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, क्या लिखे, इफ वी कंपेयर लिक्विड सॉल्यूशन टू अ गैस सच एज टू रिप्लेस सॉल्यूट पार्टिकल्स बाय गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट बाय एम्प्टी स्पेस अराउंड गैस मॉलिक्यूल्स, देन हम लिख सकते हैं PV इज बराबर nRT, गैस में लग जाएगा ये, और यहां से लिखोगे P बराबर N/V इंटू RT। P बराबर N/V इंटू RT। N/V मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या हम इसी को मोलैरिटी बोलते हैं, और मोलैरिटी को कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो हम इसे लिख सकते हैं P बराबर CRT। तो ये किस में आया, ये गैस में आया, P बराबर CRT। लेकिन हमने तो कंपेयर किया है लिक्विड सॉल्यूशन को गैस से, तो हम लोग लिख सकते हैं इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन ये जो P होता है, ये जो P होता है यही हमें ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दे देगा। और हम लिखेंगे पाई बराबर CRT, ठीक है। पाई जो है ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर और C जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, चाहे मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, किस यूनिट में, मोल पर लीटर में। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसान सा चीज है, डायरेक्ट इसको याद कर लेना है ना, पाई बराबर CRT। और क्या बताए थे इसके पहले कि पाई जो होता है वो बराबर किसके होता है, HDG के बराबर होता है। तो यही तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे एक तरह से खत्म हो गया, पूरा थियरी यहाँ पे नहीं पड़ गया। अब इसी में हम लोग छोटा छोटा केस लेकर पढ़ेंगे, लेकिन थियरी बस यही है, ऑस्मोटिक प्रेशर उस हाइट के द्वारा आता है, हाइट के द्वारा जो प्रेशर आता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, और हाइट के द्वारा जो प्रेशर आता है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं HDG के बराबर। इस चैप्टर में नया जो फॉर्मूला आया वो आया पाई बराबर CRT। कैसे आया, जो हमारा लिक्विड सोल्यूशन है वो हम गैस से कंपेयर किए, और गैस में तुम पढ़े होगे कि जो खाली जगह होता है उसकी तुलना में गैस का मॉलिक्यूल का साइज नेग्लिजिबल होता है। तो अगर तुम ये फॉर्मूला इसे कंपेयर किए हो तो लिक्विड सॉल्यूशन में भी सेम केस होना चाहिए, और लिक्विड सॉल्यूशन में भी अगर सेम केस होगा तो खाली जगह सॉल्वेंट है और जो गैस मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट है, यानी सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट नेग्लिजिबल होगा, और सॉल्वेंट की तुलना में सॉल्यूट नेग्लिजिबल कब होता है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। तो ये फॉर्मूला जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन में एप्लीकेबल होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो है ना, नोट करो इसको। तो ये जो पाई बराबर CRT आया ये तो पहले वाले केस के लिए आया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर C था और सॉल्वेंट के साथ है। तो सेकंड केस में क्या था, सेकंड केस में दो सॉल्यूशन था, एक का कंसंट्रेशन C1 दूसरे का C2, C1 को हमने लो लिया था, C2 को हमने हाई लिया था। तो उस केस में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो लिख रहे हैं इफ, है ना, टू सॉल्यूशंस ऑफ कंसंट्रेशन C1 एंड C2 आर सेपरेटेड बाय SPM, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस केस में पाई बराबर क्या आ जाएगा, सपोज करो दिया हुआ है कि C2 जो है वो बड़ा है C1 से, ठीक है। तो ऐसे सोचो, जो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है उसको हाइपोथेटिकली मान लो कि वो सॉल्वेंट के साथ है, तो सॉल्वेंट के साथ रहेगा तो पाई बराबर CRT यानी पाई बराबर C2RT। जो लो कंसंट्रेशन है वो भी अगर सॉल्वेंट के साथ रहेगा तो पाई बराबर C1RT का ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। इसमें दोनों अलग अलग सॉल्वेंट के साथ, C2 वाले में ऑस्मोटिक प्रेशर C2RT, C1 वाले में C1RT। तो जब तुम इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखोगे तो एक साइड C1RT एक साइड C2RT, और क्योंकि C2 बड़ा है तो C2RT का वैल्यू बड़ा होगा C1RT से, तो प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा, जो एक्सेस प्रेशर होता है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर कितना होगा C2RT माइनस C1RT। तो हम लिख सकते हैं पाई बराबर इस केस में क्या आ जाएगा C2 माइनस C1 इंटू RT, जो कि बराबर हो जाएगा HDG के, ठीक है, हो गया है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो दो सॉल्यूशन है और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, याद हो गया। अगर दो सॉल्यूशन है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल इक्वल है तो वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोन्स एक पहले पढ़े होगे तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आइसोटोन्स वैसा दो स्पेसिस होता था जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, ये अलग चीज है, इसको न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा तो उन दोनों को हम एक दूसरे का बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सेम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है एक का ज्यादा होगा एक का कम होगा, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम होता है उसे बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद हो गया, है ना, याद रखना इस टर्म को। इफ टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर then they are called आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों, पाई वन बराबर पाई टू, पाई वन क्या होता है C1RT1 और पाई टू हो जाएगा C2RT2, R से R काट दो तो C1T1 बराबर C2T2, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, if two solutions have
डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, देन solution with higher osmotic pressure is called hypertonic and solution which has lower osmotic pressure is called हाइपोटोनिक। ठीक है, आइसोटोनिक का मतलब इक्वल, हाइपरटोनिक का मतलब बड़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसके कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं, और हाइपोटोनिक का मतलब छोटा होगा, कम होगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा पूरा इसका थियोरी था। क्या क्या बताएं, जब सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में रखते हो एसपीएम से सेपरेटेड, तो माइग्रेशन होता है सॉल्वेंट का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन साइड, इस घटना को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओवरऑल माइग्रेशन होता है, इस घटना को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्यूशन साइड में जो एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सेम चीज हम अप्लाई कर सकते हैं दो सॉल्यूशन का डिफरेंट कंसेंट्रेशन में, एक का लो एक का हाई। यहाँ सॉल्वेंट का ओवरऑल ट्रांसफर हाई से लो की ओर नहीं होगा बल्कि लो से हाई की ओर होगा, और यहाँ भी सेम चीज एक्सेस प्रेशर जो डेवलप होगा उसे हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और तरीका है इसको बोलने का, ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर अप्लाई किया जाता है, कहाँ, या तो सॉल्यूशन साइड में, नहीं तो हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन साइड में, तो उस प्रेशर को भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अगर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया जाए, कहाँ, या तो सॉल्यूशन साइड में या तो हायर कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन साइड में, तो जो सॉल्वेंट का ट्रांसफर होगा वो उल्टा हो जाएगा, हाई से लो की ओर हो जाएगा, चाहे सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर हो जाएगा। इस घटना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, और रिवर्स ऑस्मोसिस को यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर में। अगर हम हमारा जो सॉल्यूशन है उसको कंपेयर करें गैस से, तो गैस से कंपेयर करोगे सो दैट कि जो सॉल्यूट है उसको गैस पार्टिकल से रिप्लेस किए और जो सॉल्वेंट है उसको खाली जगह से, तो लगा देंगे P बराबर एनआरटी, सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट रहना चाहिए। P बराबर एनआरटी से आ गया P बराबर सीआरटी, और सॉल्यूशन के केस में आ जाएगा पाई बराबर सीआरटी। अगर दो सॉल्यूशन है, एक C1 कंसेंट्रेशन का एक C2 कंसेंट्रेशन का, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हाई प्रेशर वाले में डेवलप होगा। कितना डेवलप होगा, तो C2 माइनस C1 इंटू RT, और ये सारा ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा गैसीय स्टेट से HDG के बराबर, है ना, HDG चाहे रो GH के बराबर। अगर दो सॉल्यूशन, जो कि अभी हम पढ़े, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक होगा, अगर अलग अलग है तो जिसका ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक। बस यही इतना पढ़ा है आज के क्लास में, यही इतना निचोड़ है। ठीक है, नोट करो इसको, इसके बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। देखा जाए बच्चों सवाल, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि व्हाट विल बी दी ऑस्मोटिक प्रेशर एट 17 डिग्री C ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग, टेम्परेचर दे दिया, कॉन्टेनिंग 1.75 ग्राम सुक्रोज, यहाँ से मोल निकल जाएगा, पर 150 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ml का ही दूसरा नाम है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब cc, cc का मतलब ml। देखो तो वॉल्यूम दे दिया और सुक्रोज का मोल निकल गया, तो वॉल्यूम और मोल से कंसेंट्रेशन आ जाएगा, और वॉल्यूम और मोल से कंसेंट्रेशन आ गया, टेम्परेचर हमें पता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही आराम से निकल जाएगा। पाई बराबर CRT, कंसेंट्रेशन कितना डायरेक्ट लिख रहे हैं, कंसेंट्रेशन मोल बटा वॉल्यूम 1.75 ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट करोगे तो मोलर मास से डिवाइड करोगे, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342, ये मोल आ गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर -3, क्योंकि ये ml में है तो इसे हमने लीटर में चेंज कर लिया, इंटू r कितना 0.0821। क्यों ले रहे हैं ये वाला, क्योंकि ये है मोल पर लीटर में, तो हमारे r के वैल्यू में भी लीटर आना चाहिए, तो लीटर से लीटर कैंसिल होगा और एटीएम में हमारा आंसर आएगा। पाई का जो यूनिट है वो एटीएम में आएगा, क्योंकि है तो ये प्रेशर ही, इंटू टेम्परेचर 17 डिग्री C, तो 27 डिग्री C होता है 300 केल्विन, तो 17 कितना होगा 290 होगा। यहाँ से सॉल्व कर लो, एटीएम में आपका 0.81 आना चाहिए। ठीक है, हो गया ये। अब देखो ये जो पार्ट है, ये सवाल मोल कॉन्सेप्ट का है वास्तव में, यहाँ से कंसेंट्रेशन निकाला जाता है, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन में इस तरह से बहुत बार पूछता है, यही रीजन है कि हम इस सवाल को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हम पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें वेट बाय वॉल्यूम दिया रहे, अगर तुम्हें सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम दिया रहे तो तुम उससे मोलैरिटी कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला में क्या दिया है 5% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, तो इसका मतलब होता है
100 में 5% का मतलब 100 में 5। अब 5 क्या और 100 क्या, तो 5% को लिख सकते हो 5/100। 5 ऊपर है तो 5 हो गया वेट, और 100 नीचे है तो 100 हो गया वॉल्यूम। तो हम बोल सकते हैं 100 ml में 5 ग्राम। ये जो वेट होता है ग्राम में होता है, वॉल्यूम जो होता है वो ml में होता है। तो इसका मीनिंग हुआ कि इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट। 100 ml में 5 ग्राम NaCl मौजूद है। अब यहां से मोलैरिटी निकालना बहुत ही आसान हो गया। मोलैरिटी चाहे कंसेंट्रेशन, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 5 ग्राम NaCl, तो मोल क्या होगा 5/58.5, इसका मोलर मास, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 100 इंटू 10⁻³ ठीक है, आ गया मोलैरिटी। लेकिन तुमसे ये एक्सपेक्टेड है कि इस चीज को तुम डायरेक्ट निकालना सीखो, इतना तुमको लिखने की नौबत नहीं है। ठीक है, तो चलो तो डायरेक्ट इसको करते हैं। मोलैरिटी बराबर, तो डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, 100 ml में 5 ग्राम, तो मोलैरिटी होगा मोल बाय वॉल्यूम 5 ग्राम, तो मोल कितना 5/58.5, और 100 ml में है तो उसको लीटर में चेंज कर लो, 100 इंटू 10⁻³ आ गया निकालना डायरेक्ट। अगला देखो सेकंड को डायरेक्ट निकालते हैं। 18% वेट बाय वॉल्यूम, तो 100 ml में 18 ग्राम, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी चाहे कंसेंट्रेशन, 100 ml में 18 ग्राम, तो मोल कितना 18/180। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। तो 18 को 180 से डिवाइड करके मोल निकाल लिया हमने। नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कितना लिखते हैं, वॉल्यूम कितना है 100 ml, 100 इंटू 10⁻³ तो आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से एक बार में मोलैरिटी चाहे कंसेंट्रेशन निकालना आ गया। ठीक है, अब इसी नॉलेज को हम इस्तेमाल करेंगे अगले सवाल में, इतना पहले नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें कह रहा है 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है तो आइसोटोनिक का मतलब क्या, π1 बराबर π2, इसे हम लिख देंगे C1R/T1 बराबर C2R/T2। आइसोटोनिक विद 0.87 वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया सोल्यूशन, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का मोलर मास पूछ रहा है। केन शुगर दिया है, केन शुगर किसको बोलते हैं, C12H22O11, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालोगे तो आ जाएगा 342। अभी हमने इसमें इस्तेमाल किया भी था, यही हो गया C12H22O11, यही सुक्रोज होता है। सवाल में कहीं भी टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो हम मानकर चलेंगे कि टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा C1 बराबर C2, बस खत्म हो गया। केन शुगर कितना है बच्चों 5%, तो 5% का मतलब क्या 100 ml में 5 ग्राम, तो कंसेंट्रेशन कितना 5/342 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू यूरिया 0.87%, यानी 100 ml में 0.87 ग्राम, तो 0.87, लेकिन हमें मोलर मास नहीं पता, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे कैपिटल M से, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻³, तो डिनोमीटर कट जाएगा, यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आपका मोलर मास निकल के आ जाएगा। हो गया, कॉन्सेप्ट आ गया इसका समझ में। तो तुमको कंसेंट्रेशन ये डायरेक्ट निकालना आना चाहिए, नहीं तो बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करना है ना, कि वेट बाय वॉल्यूम से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से हम लोग कंसेंट्रेशन तुरंत में निकाल लें। नोट करो, देखा जाए, ये दोनों बढ़िया सवाल है। ठीक है, पहला देखो, पहला मैं कर रहा फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए ग्लूकोज सोल्यूशन वेयर ऑस्मोटिक प्रेशर एट 25 डिग्री C इज फाउंड टू बी 30 atm। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है और उसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो सोल्यूशन का है और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि पाई बराबर होता है CRT और डेल्टा TF जो हमने पढ़ा था वो होता है KF इंटू मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी है और ये कंसेंट्रेशन है, यानी कि ये मोलैरिटी है, तो तुम पाई से निकालोगे तो मोलैरिटी निकल कर आएगा, लेकिन हमें ज़रूरत है मोलैलिटी की और सवाल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो याद करो, हम बताए थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट लेते हैं, पाई बराबर CRT तभी लगता है जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो। तो एक तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ और दूसरा वाटर का केप दिया, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन है। तुम पढ़े होगे मोल कॉन्सेप्ट में कि एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक्वस भी होना चाहिए, डाइल्यूट भी होना चाहिए। एक्वस डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है वो इक्वल हो जाता है। अगर नहीं पढ़े हो तो इसको रट जाओ अच्छे से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, है ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। ठीक है, याद रखना है।
तो हम इस सवाल में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा है, हम ये पाई बराबर CRT लगा रहे हैं, तो डाइल्यूट भी हो गया, और क्योंकि हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो एक्वस भी हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा कंसंट्रेशन है C वो बराबर होगा मोलैलिटी के, दोनों का रेशियो ले लो, तो पाई अपॉन डेल्टा टी एफ बराबर मोलैलिटी से कंसंट्रेशन कैंसिल हो गया, RT बाई KF आ गया, और यहाँ से हम चाहें तो डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं, सवाल खत्म हो गया। पाई कितना दिया हुआ है 30 ATM डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ, आर कितना लेंगे 0.0821, टेम्परेचर दे रखा है 25 यानी 298, KF है 1.86। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी एफ बराबर आ गया 30 इंटू 1.86 डिवाइडेड बाई 0.0821 इंटू 298। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2.28 है ना डिग्री सी, चाहे केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज है, लेकिन हमसे टेम्परेचर में चेंज नहीं पूछ रहा है, डिप्रेशन नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सी, और उसमें इतने का डिप्रेशन आया तो 0 डिग्री सी में से इतना घटा दो 2.28 डिग्री सी, आंसर आ जाएगा -2.28 डिग्री सी। हो गया बच्चों, नोट कर लो। तो क्या सीखे लास्ट क्लास में, जब भी तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट करने को बोले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, तो तुम मोलैलिटी को मोलैलिटी के बराबर ले लेना। वैसे सवाल में नॉर्मली सॉल्वेंट वाटर दिया रहेगा, और अगर कुछ नहीं दिया है तो हम सॉल्वेंट को वाटर लेते ही हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक सोल्यूशन है सिंथेटिक पॉली आइसोब्यूटाइलिन का, किसमें, बेंजीन में, वॉज डिटरमाइंड एट 25 डिग्री सी। ऑस्मोटिक प्रेशर को 25 डिग्री सी पे मेजर कर रहा है, सॉल्वेंट हमारा बेंजीन है। अ सैंपल कॉन्टेनिंग 0.2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, पॉली आइसोब्यूटाइलिन, और उसका 0.2 ग्राम लिया इन 100 सेंटीमीटर क्यूब यानी 100 ml सॉल्यूशन में। तो ध्यान दो यहाँ पे 0.2 ग्राम और 100 ml, तो यहाँ से मोलैरिटी का कुछ आइडिया लग रहा है, लेकिन हमें जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोलर मास नहीं पता, क्योंकि फॉर्मूला नहीं दिया है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि लास्ट में तुमसे वही पूछ रहा है, व्हाट इज दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉली आइसोब्यूटाइलिन। तो कोई दिक्कत नहीं, मोलर मास को हम कैपिटल M मान लेंगे, 0.2 बाई कैपिटल M मोल निकल जाएगा, और ये वॉल्यूम है, तो हमारा मोलैरिटी का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से आगे बोल रहा है डेवलप्ड अ राइज ऑफ 2.4 mm एट ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम। अब ये सवाल जो है ना वो HDG से रिलेट किया है। कह रहे हैं कि जब ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम आया तो जो प्रेशर डेवलप हुआ वो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्ट नहीं देकर तुमको उसका हाइट दे दिया है 2.4 mm। जो सॉल्यूशन के साइड में पानी ऊपर चढ़ता, सॉल्यूशन ऊपर जो चढ़ता था उसका हाइट है 2.4 mm। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर उस हाइट से भी हमें निकालना आता है, HDG कर देंगे हम, चाहे ρGH कर देंगे। द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वाज 0.88 ग्राम पर cc, डेंसिटी भी दे दिया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या करें बच्चों इसमें हम पाई बराबर क्या लिखोगे HDG, और पाई को भी हम लिख सकते हैं CRT। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि HDG को हम किस यूनिट में इस्तेमाल करें और CRT को किस में इस्तेमाल करें। तो एक काम करते हैं, पहले CRT पे काम करते हैं। तो CRT कंसेंट्रेशन क्या होगा 0.2 ग्राम, तो 0.2 को हमने मोलर मास से भाग दे दिया, मोल आ गया, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 100 ml। तो हमने लिख दिया, एक काम कर रहे हैं है ना, सपोज करो पाई बराबर HDG यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे इक्वल करके हम CRT को लिख रहे हैं। तो CR2 फिर से लिख रहे हैं 0.2 बाई मोलर मास बाई 100 इंटू 10⁻³ इंटू R जो है, क्योंकि ये तुम लिखे हो ग्राम पर लीटर में, सॉरी मोल पर लीटर में, तो मजबूरी है कि R को तुम लिखोगे 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है, तो टेम्परेचर है 25 डिग्री सी 298, और ये हमारा रिजल्ट आ गया ATM में आ गया। इसको ATM में कैसे लाएं, G जो है वो तुम्हें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI में पता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब भी ऐसा सवाल है ना बच्चों, तो तुम HDG को पूरा का पूरा SI यूनिट में लिखो। तो अगर तुम SI यूनिट में लिखोगे तो तुम्हारा प्रेशर पास्कल में आएगा, और इस ATM में इसको लाकर इसको ही पास्कल में चेंज कर लो। तो ये सवाल जो इंपॉर्टेंट होता है वो यूनिट की वजह से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत लोग इसी में गड़बड़ करते हैं। तो हम क्या सिखा रहे हैं, HDG तुम उस फॉर्मेट में लिखो जिसमें लिखना आसान है, यानी कि SI यूनिट में। तो SI में क्या लिखे हैं, हाइट कितना दिया है 2.4 mm, तो हम लिखेंगे 2.4 इंटू 10⁻³ डेंसिटी कितना दिया है, तो डेंसिटी है 0.88 ग्राम पर cc, लेकिन हमें तो SI में चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि 1 ग्राम पर cc बराबर होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.88 इंटू 1000, तो ये भी SI में आ गया।
और इसको मल्टीप्लाई कर दो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये एसआई यूनिट में पास्कल में आ गया। और ये जो पूरा लिखा हमने, इसे हमने इक्वल कर दिया इसके, लेकिन ये है एटीएम में, तो एटीएम को पास्कल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एटीएम को पास्कल में बदलने के लिए हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हम नीचे में लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करके 1.01325 इंटू 10⁵। एटीएम को पास्कल में चेंज करने के लिए हम इतने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया पास्कल में। सीधे तुम 10⁵ भी लिख सकते हो, है ना। तो हमने दो यहाँ कन्वर्जन इस्तेमाल किया है, एक तो 1 ग्राम पर सीसी बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब, और दूसरा इस्तेमाल किया है 1 ATM बराबर 1.01325 गुना 10⁵ पास्कल। अब यहाँ से आप चाहो तो ये पूरा एक्सप्रेशन इस पूरे के बराबर आ गया, ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं। यहाँ से चाहो तो सॉल्व करके तुम कैपिटल एम निकाल सकते हो, जो निकालोगे वो इतने के बराबर आना चाहिए, ठीक है। समझ गए। इस सवाल को बार बार देखो, एकदम अच्छे से कमांड करो, और अभी तुरंत के तुरंत पॉज करके इसको एक बार तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। तुम्हारे शीट में ऐसा एक और सवाल होगा, उसको भी तुरंत अभी लगा देना, है ना, एकदम जरूर करना, इस पर एकदम कमांड तुमको रहना चाहिए, ठीक है। नोट कर लो। तो बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर यहीं पे खत्म होता है, और इसी के साथ आज की हमारी क्लास भी खत्म होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।